विधानसभा में एक कानून पारित करके विधिवत तालाबों के संरक्षण के लिए और अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए एक अथॉरिटी गठित की गई है। दोस्तों, उस अथॉरिटी के कार्यकारी वाइस चेयरमैन, उपाध्यक्ष प्रभाकर वर्मा जी आज वेकअप करनाल में हमारे मेहमान हैं। मैं वर्मा जी आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार प्रभाकर, सभी श्रोतागण को भी हमारा की तरफ से मेरा नमस्कार। जी वर्मा जी मूलतः इंजीनियर हैं और आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हैं। वर्मा साहब हाँ जी, आईआईटी खड़गपुर के विद्यार्थी हैं, आर्किटेक्चर के विद्यार्थी आप कह सकते हैं, विशेषज्ञ कह सकते हैं आप हैं। जीवन भर अलग अलग विभागों में, अलग अलग राज्यों में देश के आपने अपने तकनीकी ज्ञान और अनुभव का लाभ दिया और 2019 से हरियाणा में गठित इस नई तालाब अथॉरिटी के आप कर्ता धर्ता हैं। आज आपसे जानेंगे कि यह अथॉरिटी क्यों बनाई गई है, अथॉरिटी क्या क्या करती है और क्या क्या कर रही है। कोई श्रोता जुड़ रहे हैं शुभम, मुझे अच्छा लगेगा पहले उन्हीं को सुन लें। हेलो जी, हेलो, हाँ जी बोलें, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्ते जी, मैं सद्दाम हुसैन बोल रहा हूँ, मुंडिया कला लुधियाना पंजाब से। सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जी? हाँ जी, लुधियाना पंजाब से। जी कहिए, पंजाब वालों क्या सब जानना चाहता हूँ कि अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल सूखा पड़ जाता है, जैसे गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है, तो उसके लिए मतलब सरकार क्या कर रही है, ये जानना चाहता हूँ मैं। ये आपका सवाल वाजिब है। धन्यवाद। आप फोन काटेंगे तो वर्मा जी का कमेंट भी इस पर लेंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है। इसको वर्मा जी आपके कमेंट से पहले बात है कि तलाक अपना ये जी गंभीरता है इस विषय में, ये जानकर खुशी हुई। इसके लिए जैसा कि आपने कहा है डॉक्टर वीरेंद्र जी कि इसके लिए जो भी श्रेय जाता है अपने वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर खट्टर जी को, जिनकी ये गहरी सोच तथा जल के प्रति उनकी चिंता ने ही देश का ये पहला राज्य है, हरियाणा प्रदेश जी, जहां पर तालाबों के संरक्षण के लिए ये प्राधिकरण का गठन वर्ष 2018 में अक्टूबर में जो अधिनियम संख्या 33 के द्वारा की गई थी। जी। इसका मूल उद्देश्य ये है कि प्राधिकरण का गठन तालाबों की पुनर्स्थापना, विकास, संरक्षण, कायाकल्प, निर्माण और तालाबों के अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए ये तालाब प्राधिकरण का गठन किया गया है। जी, जब से ये तालाब, जिसको हम यदि हिंदी में कहें तो तालाब डेटा प्रबंधन प्रणाली, जिसको हम शॉर्ट में पीडीएमएस कहते हैं, वो रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है वो जी। और आज के दिन कुल हमारे शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र कुल 18,121 तालाब जो हमारे डाटाबेस पर पीडीएमएस में उपलब्ध हैं जी, जिसमें 17,437 तो ग्रामीण क्षेत्र के तालाब हैं जी और 684 शहरी क्षेत्र में आते हैं जी। ये हमारा जो पॉन्ड एटलस है, ये हमारा जो वेबसाइट है प्राधिकरण का, वो hpwwma.org.in पर भी उपलब्ध है। कोई भी साधारण कोई भी व्यक्ति, जनता उस वेबसाइट पर जाके ये पॉन्ड एटलस के माध्यम से अपने क्षेत्र के, अपने जिले के, अपने गांव या ब्लॉक का कोई भी तालाब के बारे में जानकारी वहां से उपलब्ध कर सकता है। जी वर्मा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि अब हरियाणा में जितने भी तालाब हैं जो इस नए कानून के अंतर्गत तालाब की पौंड की परिभाषा में आते हैं, अब हमारे पास हरियाणा में उसका एक डेटाबेस उपलब्ध है। कौन, कहां, किसको हमने तालाब माना है और वो कहां पर लोकेटेड है, उसका एक उसके सही आंकड़े, वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित किए गए आंकड़े वो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अभी एक चीज इसमें मैं और जानना चाहूंगा, आप ही कहें तो अच्छा लगेगा क्योंकि विशेषज्ञ आप हैं इस विषय के,
कि तालाब किसको माना गया है इस एक्ट में। पॉन्ड्स अथॉरिटी की परिभाषा में या पॉन्ड्स अथॉरिटी का जो कानून है, एक्ट है, उसके अनुसार तालाब माने क्या, किसको तालाब माना गया है और किस किस तालाब की चिंता करने की अथॉरिटी, अधिकार आपको है। आपके उत्तर से पहले एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं, तालाब किसको कहा गया ये तो वर्मा जी बताएंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं इस कानून पर निगाह मारने के बाद कि यह कानून अस्तित्व में आने के बाद हरियाणा के प्रत्येक तालाब का एक तरह से स्वामित्व, एक प्रकार से नियंत्रण, एक प्रकार से उसकी देखरेख, संभाल, विकास, विस्तार, संरक्षण, उस सबका हक, उस सबका अधिकार, उस सबकी जिम्मेदारी उस प्राधिकरण की हो गई है जिसके प्रभाकर कुमार वर्मा जी उपाध्यक्ष हैं। जी वर्मा जी, तालाब है क्या, जरा ये समझा दीजिए हमारे सुनने देखने। तालाब की जो परिभाषा है कि कोई भी वाटर बॉडीज, कोई भी जो जल है किसी भी जगह पर एकत्रित है जी, वो एनजीटी के परिभाषा के अनुसार, उनके नीति के अनुसार वो तालाब वाटर बॉडीज के रूप में हमें उसका संरक्षण करना है जी। लेकिन जो हमारा प्राधिकरण का जो मैंडेट है, जो अधिकार है कि जो सरकारी जमीन जिसकी जमाबंदी है या लाल डोरा में जो भी तालाब स्थित है वो हमारा प्रथम प्राथमिकता है। और उन्हीं सभी तालाबों का जो सरकारी भूमि पर उपलब्ध है उन्हीं का डाटाबेस हमारा पीडीएमएस में है। इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, इसकी जो पीडीएमएस की जो विशेषता है कि जो इसमें 19 जो है इसमें मापदंड हैं जी। हर तालाब का अपना यूनिक आईडी है। जिस प्रकार हम सभी भारत के नागरिकों का अपना आधार कार्ड में एक यूनिक आईडी है, उस यूनिक आईडी का दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, उसी तरह से इस पीडीएमएस में वो हर तालाब की अपनी एक यूनिक आईडी है, दी गई है जी, जो अपने नेशनल लेवल का जो मानदंड है उसके आधार पर बनाई गई है। उस आधार के आधार पर उसका हमने फर्दर उस डाटाबेस को उसकी वर्तमान में कंडीशन क्या है, उसकी स्थिति क्या है, या उसका वर्तमान में उसका प्रयोग किस रूप में हो रहा है, ऐसा हम लोगों ने वर्गीकरण भी किया हुआ है। अच्छा जी। जिसके हमने उपयोग के आधार पर हमने 4 तरह के वर्गीकरण किए हैं कि मवेशियों के प्रयोग में कितने आ रहे हैं, सिंचाई में कितने आ रहे हैं, जो ऐसे बहुत कुछ तालाब हैं जो किसी भी प्रयोग में नहीं आ रहे हैं, कुछ ड्राई सूखे तालाब हैं और कुछ साफ तालाब हैं। फर्दर उनकी जो स्थिति है कि कुछ रिलीजियस भी तालाब हैं, अच्छा जी, कुछ ऐतिहासिक भी तालाब हैं। इनका भी वर्गीकरण हम लोग डाटाबेस में करके हमारे पास डाटा उपलब्ध है और पॉन्ड एटलस पर है कि हमारे आज के दिन में कोई भी जान सकता है कि अपने प्रदेश में 18,121 जो तालाब में कितने धार्मिक महत्व के हैं और कितने ऐतिहासिक महत्व के जी। उसमें से भी फर्दर जो हमने वर्गीकरण किया है पीडीएमएस में कि उसमें से जो पॉल्यूटेड, प्रदूषित जो तालाब है, जो अति प्रवाह जिसका ओवरफ्लोइंग हो रही है, ऐसे कितने तालाब हैं और कितने ऐसे तालाब हैं प्रदूषित तो हैं लेकिन उसका ओवरफ्लो अति प्रवाह नहीं हो रहा है जी। उस आधार पर भी हमने वर्गीकरण किया है। और सरकार का जो प्रथम प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश है जी कि जो प्रथम प्राथमिकता जो प्राधिकरण का है कि जो प्रदूषित है और ओवरफ्लो हो रहा है, दूसरा प्राथमिकता है जो प्रदूषित है लेकिन ओवरफ्लो नहीं हो रहा है जी वर्मा जी। तीसरा प्राथमिकता हमारी है जो प्रदूषित है लेकिन किसी भी प्रयोग में नहीं है जी। ये हमारा प्राथमिकता आगे हमारी योजना बनाने में एक प्राथमिकताओं के आधार पर हम आगे की हम कार्य योजना बनाते हैं। जी जी। वर्मा जी, अभी हाल जो आपने काम शुरू किए हैं अनेक स्थानों पर, अनेक जिलों में तालाबों के विकास का काम आपने शुरू कर दिया है और क्योंकि अब अथॉरिटी जब से अस्तित्व में आई है तो सारी जिम्मेदारी आपके पास है। करनाल में हम लोग, क्योंकि कम्युनिटी रेडियो ग्रामोदय को सुनने वाले लोग वो करनाल और उसके आसपास के क्षेत्र में अधिक हैं, तो करनाल जिले में जो काम हुए हैं कुछ एक का उल्लेख करना चाहेंगे आप, क्योंकि आप मेरे गांव गोंदर तक भी होकर आए हैं और वहां पर भी ये काम शुरू हुआ है, करनाल के अन्य गांवों में भी हुआ है। कुछ एक ऐसे स्थानों का आप वर्णन करना चाहेंगे जहां बेहतरीन काम हो गया है या चल रहा है?
अवश्य बताना चाहूंगा कि प्राधिकरण के गठन के बाद जब हमारा पहला काम हुआ कि हमने डाटाबेस बनाया, तो दूसरा महत्वपूर्ण काम जो अपने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो इस पूरे काम को मॉनिटर करती है समय समय पर पूरे देश में जी, उसके दिशा निर्देश में हमने जितने भी तालाब थे उनका 10 साल का कार्य योजना बना के हमने सर्वप्रथम हमने एनजीटी को सौंपा था जी। उसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के, और चूंकि हमारे वो अध्यक्ष भी हैं, प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं जी, बिल्कुल, तो समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। तो पहला हमारा 19-20 में, वर्ष 19-20 में एक हमारा प्राथमिकता थी कि अपने राज्य के 18 तालाब विभिन्न जिलों के हम मॉडल पॉन्ड के रूप में हम तैयार करें जी। उस 18 तालाबों में से 4 ऐसे तालाब थे जो करनाल जिले के अंतर्गत आते हैं जी, जिसमें अपना सागा है जो विमलेश्वर तीर्थ के रूप में भी उसको हम जानते हैं, सगा है जी, अब पाथा है, पाढ़ा जी, हाँ, पंचदेव तीर्थ हो सकता है उच्चारण में थोड़ी गलती हो, हाँ मैं ठीक करता चलूंगा, पहला है सगा, से माफी मांगूंगा, नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ जब तक बैठा हूँ तो ये ठीक करने वाला काम मेरा है। तो पहला है सगा गांव नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहां का काम पूरा हो गया है। दूसरा पंचदेव तीर्थ की आपने बात की, पंचदेव तीर्थ पाढ़ा ये असंध विधानसभा क्षेत्र का गांव है जी, जी पूरा हो गया है जी। और चूंकि उसके साथ जुड़ा हुआ एक अपना जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी एक अपना उस तीर्थ से जुड़ा हुआ पौंड है, कुंड है, उसकी अभी निर्माण चल रहा है। तो जल्द ही दोनों तालाबों जब ठीक हो जाएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे जी, इसलिए उसका काम अभी उद्घाटन नहीं हो पाया है। इस तरह अपना है काछुआ जी, गुरुद्वारा ऋषि तालाब के रूप में हम उसको जानते हैं, उसका भी काम पूरा हो गया है। और चौथा जो अपना है गोंदर में, जिसका काम अभी चल रहा है, और जो हमारे पास जो हमने साइट विजिट की है और हाल में भी हम लोगों ने जाके विजिट की थी, उसमें 30 जून तक उम्मीद है, 30 जून 2021 तक कि उस तालाब का भी काम पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ उसी गांव में उस बड़े तालाब के अलावा भी 2 तालाब और हैं जिसका भी निर्माण कार्य साथ साथ चल रहा है। जहां की समस्या थी ओवरफ्लो होने की थी, पॉल्यूटेड तालाब थे, उसके कारण अब वहां की जनता को, वहां के ग्रामीणों को बहुत ही समस्या हो रही थी। तो प्राथमिकता के आधार पर उस गांव के जो 3-4 तालाब जुड़े हुए हैं उनको भी हम साथ ही साथ उसका हम संरक्षण और निर्माण करा रहे हैं। जब आप उस गांव ये कहते हैं ना उस गांव, तो मुझे यूं लगता है कि मेरे गांव को आप कोई दूर का गांव कह रहे हैं, और ये मेरा अपना गांव है, और ये रेडियो स्टेशन जहां से आप कनेक्टेड हैं इस समय सबसे बात कर रहे हैं, ये उसी गांव में उन तालाबों में से एक तालाब के बगल में है, जो आपने कहा कि 2 और तालाबों को इस निर्माण में या विकास के काम की हालात देख लीजिए। 35 लाख रुपए ग्रांट आवंटित जरूर की गई थी, लेकिन लगे तो 5 लाख भी नहीं। ये तो आरोप जैसा है, वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सारे खा गए अधिकारी। ये जो गढ़ी भरल का तालाब है, क्या इसको भी पौंड अथॉरिटी ने डेवलप किया है? अच्छा, इसमें जो तालाब है जिसकी आप बात बता रहे हैं, मैं अपने उस बंधु से अनुरोध करूंगा कि उसका एक लिखित रूप से जो शिकायत पत्र के रूप में भी हमें आप डायरेक्टली हमारे मेल पर उपलब्ध दे सकते हैं, या डाक सेवा के द्वारा हम भेज दें, तो जिस पर जो भी कार्रवाई बाकी है या हो गई होगी उसकी वस्तुस्थिति का हम जांच कराकर हम जल्दी उनको हम इसकी सूचना हम भेज देंगे। और चूंकि हमारी जानकारी में नहीं है, चूंकि एक बात मैं सभी अपने बंधुओं को स्पष्ट करना चाहूंगा, ग्रामीण बंधुओं को, कि जब प्राधिकरण का गठन चूंकि अभी वर्ष अक्टूबर 2018 से ही प्रारंभ हुआ है, इसके पूर्व भी अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत कभी स्वच्छ भारत मिशन, कभी जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कई काम हुए हैं। तो जो पूर्ण रूप से जो कायाकल्प होना चाहिए था वो उसके परिधि में नहीं आ पाए होंगे काम। तो काम जितना हुआ होगा उसी हिसाब से खर्च हुए होंगे, क्योंकि सरकार का पैसा होता है तो ट्रेजरी से ट्रांजैक्शन होता है, तो जो एक्चुअल में जो बिल बने होंगे उसके हिसाब से पूर्ण हुई होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर भी यदि हमें कोई शिकायत प्राप्त होती है तो आज के दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, चाहे वो तालाब, अर्बन शहरी विकास
विभाग कराए या पंचायती राज कराए या इरिगेशन विभाग कराए, कोई भी विभाग करता है वो प्राधिकरण के तहत ही कराएगा। ये स्पष्ट निर्देश है कि अब आगे जो भी योजना बन रही है और आगे बनेगी, वो सारी योजना जो प्राधिकरण का जो मापदंड है, जो 12 जो माने अप्रूव्ड अनुमोदित जो घटक हैं उसके अनुसार ही सारे तालाबों का निर्माण होगा। मैं अपने बंधुओं को, ग्रामीण बंधुओं को, विशेषकर करनाल के अपने बंधुओं को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब जो भी काम हो रहे हैं जी, वो सही होंगे, कम खर्च में होंगे और पर्यावरण को और पानी के जीव जंतु को ध्यान में रखते ही हुए होंगे। जी, बहुत शुक्रिया वर्मा जी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और मैं और वर्मा जी हम दोनों मिलकर आपको मित्रों ये एक आश्वासन देना चाहते हैं सरकार की तरफ से कि अगर कहीं आपको किसी सरकारी कामकाज में ये लगे कि गड़बड़ हुई है और आप उसको प्रमाणित करने की स्थिति में हो, सबूत ले आए सामने गड़बड़ झाले के, तो हम लोग सरकार की नीति के अनुसार ये सुनिश्चित करेंगे कि गलत काम करने वाले को नियमानुसार सजा मिले। अपनी सरकार की जो नीति है, संकल्प है, वो बड़ा स्पष्ट है कि गलत काम होने नहीं देना और गलत काम किसी ने कर दिया तो उसको बख्शना नहीं। कोई श्रोता जुड़ना चाहते हैं? शुभम, कनेक्ट करें। हेलो जी नमस्ते भाई साहब, जो ये तालाब की बात कर रहे हैं आप, पहले अपना नाम बताइए। मोनू बोल रहा जी, मैं करनाल से। हाँ बताओ मोनू। वो जो ये अपने बात जोड़ है नहीं, इसमें इस साइड से नाली, अपनी नाली की साइड से पानी का रास्ता नहीं, ये साथ में चारों साइड वो बांध रहे जी, जोड़ के साइड। हाँ, अगर इस साइड, इस तरफ या अपनी साइड वाली साइड तो साइड बांध ली तो फिर तो यहाँ बिल्कुल सब तालाब हो जाएगा ये जी। नहीं नहीं, मैं इसमें यूं कहूंगा केवल मोनू, धन्यवाद आपका। हाँ जी। आपके मन में कोई सुझाव है तो एक बार वर्मा जी को दे दीजिए। वर्मा जी, एक वो जो तालाब रेडियो स्टेशन के नजदीक में एक तालाब है, सरवाला नाम है उसका, गोंदर में सरवाला नाम से वो विख्यात है। मोनू को ये लगता है कि उसके चारों तरफ जो बाउंड्री बनाने की बात हो रही है उससे तालाब का आकार घट जाएगा। ऐसा कैसे होगा भाई, जरा बताओ, समझाओ। वर्मा जी भी सुन ही रहे हैं। ये तो छोटा ही तालाब में ज्यादा बड़ा तो है ही नहीं, एरिया का साइडों में से एरिया के वो करके जी। हाँ, तो फिर उससे आगे और मकान बना रखे, उससे आगे और बनाए रखी ना जी। अच्छा, आप कब्जों की बात करें, ठीक है, धन्यवाद। आप फोन काटें, मैं वर्मा जी से इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं। और ठीक, धन्यवाद। फोन काटेंगे आप तो मेरी बात आपको समझ में आएगी बढ़िया से, और वर्मा जी को भी सुन लेंगे हम। वर्मा जी, एक प्रश्न जो गोंदर के तालाबों में हो रहे निर्माण के दौरान दूसरे तालाबों को लेकर भी आया, और ये जिस तालाब की हम बात कर रहे हैं सरवाला, इसको लेकर भी बार बार कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जब हम इन तालाबों को इनकी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में जो तालाबों की जमीन पर चारों तरफ, तीन तरफ, दो तरफ एनक्रोचमेंट हो गई है, हम उस एनक्रोच्ड एरिया को छोड़ के आगे कुछ बाउंड्री बना देते हैं, तो उससे जिसने कब्जा कर लिया वो तो एक तरह से मालिक ही बन के बैठ गया और तालाबों का आकार घट रहा है। ऐसा बहुत लोगों की फीलिंग है। नियम क्या है, कर कैसे रहे हैं हम इस तरह? मैंने मोनू जी का जो अपना ये जो मैंने है कंसर्न है जी, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और प्राधिकरण भी इसके लिए सजग है और चिंतित भी है जी। इसके लिए पहले मैं ये उनको बताना चाहूंगा कि जब से प्राधिकरण का गठन हुआ है, हर तालाब का अपना रेवेन्यू का अपना एरिया है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से हो सकता है किसी तालाब का एरिया पूर्व में 10 एकड़ रहा होगा, लेकिन वर्तमान में कई परिस्थितियों के कारण, लोगों के अपने स्वार्थ के कारण कब्जे भी होते रहे हैं
जी। हो सकता है कि आज के दिन में वो तालाब की जो वास्तविक स्थिति, जो क्षेत्रफल है घट के 5 एकड़ हो गया है जी, 4 एकड़ हो गया है। तो प्राधिकरण का पहला लक्ष्य ये है कि हम जो तालाब का जो हम सर्वे करवाते हैं, डिजिटल सर्वे करवाते हैं जी। डिजिटल सर्वे में हमारी जो रेवेन्यू बाउंड्री है, जो उसकी जो सजरे में जो उसका जो क्षेत्रफल है, जो आकार है, वो हम उस पर सर्वे में उसको अंकित करा लेते हैं जी। भले ही और जो वास्तविक जो बाउंड्री अभी रह गई है उसको भी हम अंकित कराते हैं जी। वो हमारे पास डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर पर उपलब्ध हो जाता है। दोनों चीजें आ गई, एक जो सजरे में रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी बाउंड्री है और एक एक्चुअली जो बच गया जी जी। तो दोनों के बीच में जो कब्जे हैं वो भी हमारे पास रिकॉर्ड में आ जाता है। कि हम दोनों कार्रवाई हम साथ साथ करते हैं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया मोनू भी जी जानते होंगे, पढ़े लिखे हैं अपने, और हम सभी जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया का अपना अलग समय सीमा है और तरीके हैं। तो हम यदि तालाब को हमें हमारी प्राथमिकता के आधार पर यदि उस तालाब को आज हमें ठीक करना है तो कानूनी प्रक्रिया समानांतर चलती है। वो हम संबंधित जो जिला अधिकारी है उनको हम सूचित करते हैं, और जो तालाब अभी उपलब्ध है, जो क्षेत्रफल, उसकी हम संरक्षण और संवर्धन करते हैं। उसमें कोई पक्का निर्माण नहीं होता, हमारा कच्चा ढलान होता है। उसमें ढलान की जो है, ढलान का जो रेशियो है 1:5 है, 1:8 है। हम आगे हम क्यों क्या करते हैं उसके बारे में जैसा आप करेंगे तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो कि जनता को मन में रहता है कि जब तक रिटेनिंग वॉल ना बने, जब तक स्टोन पिचिंग ना हो, तब तक तालाब नहीं बना। उसके बारे में जो धारणा है आगे के प्रश्न में मैं उसको जवाब दूंगा। अभी जो मोनू जी का जो प्रश्न है, जो हमारे पास जो कब्जा है पहले उसको हम सुरक्षित कर लें। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कब्जा में है वो कब्जा में ही रह जाएगा। उसकी कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है समानांतर, और उसके लिए हाई कोर्ट का भी निर्देश है, वो भी जिलाधिकारी को पता है, उसको भी हम भेजते रहते हैं, और एनजीटी की तरफ से भी उसका मॉनिटरिंग होती रहती है। और हम भी उसकी फॉलोअप करते हैं कि जिला अधिकारी गोंदर का ही हम यदि बात ले लें, गोंदर के मोनू जी है, जो बड़ा वाला जो तालाब है, हम जो साइट पर गए थे वहां पर भी यही वास्तविकता है। हम तालाब को ठीक कर रहे हैं और साथ ही साथ वो जो कब्जा करने वाले हैं अपना कुछ गतिविधि फिर प्रारंभ कर देते हैं। तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया हम समानांतर चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जब वो रिव्यू मीटिंग लेते हैं उसमें भी इस पर निर्देश आ गया है कि तुरंत उसका जो सूचना संबंधित अधिकारी को भेज दी जाए, जिससे तत्काल रूप से वो जो कब्जा हो रहा है नए काम पे ऊपर, उसको तुरंत हटाया जा सके जी। ये साथ साथ प्रक्रिया चल रही है जी। दोस्तों, अगले वित्तीय वर्ष में माने जो बजट अब आने वाला है, आगामी वर्ष में आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं प्राधिकरण की? मैं इसमें बताना चाहना भी चाह रहा था जी कि ये तो जो हमने जैसे 18 तालाब के बारे में जो बताया, हमारा 19-20 का हमारा वित्तीय वर्ष का टारगेट था जी, लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारा इस वर्ष तक जाके कंप्लीट हो पाया। उससे कई कारण थे, तकनीकी कारण और कुछ कारण रहे हैं। लेकिन अब एक तरह से चूंकि प्राधिकरण का गठन में और बाकी चीजें, डाटाबेस और स्टार्टअप में टाइम लग गया जी। लेकिन आगे हमारा जो काम जो है, अभी हम लोगों ने 20-21 में 200 तालाब को भी हम लोगों ने चिन्हित किया है जी, और उसमें से जो स्थिति है 200 का जो हम लोगों ने वर्गीकरण किया, उसमें जो जितने हमारे 117 जो हमारे 119 महाग्राम हैं जी, ये भी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में ही हमने ये सूची बनाई थी जी। इसमें महाग्राम के 119 तालाब हैं जो पोल्यूटेड एंड ओवरफ्लोइंग है जी। दूसरे जो है जो धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के 52 तालाब हैं उसमें जी। और हमारा पंचकुला से लेकर जो दिल्ली तक के बीच में जो जीटी रोड है, उसके दोनों ओर हम जब जाते हैं तो बाएं और दाएं 14 तालाब हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 15 अन्य प्रदूषित माने जो तालाब हैं। ऐसे कुल मिलाकर 200 तालाबों की हमारे पास सूची है। उस पर ड्राइंग के काम लगभग कंप्लीट हो गए हैं, और उस पर उसका प्राकलन एस्टिमेट बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, और जल्द ही उस पर इस पर तालाबों पर 4 जुलाई 2021 से कार्य शुरू हो जाएगा, और उम्मीद है कि अप्रैल 2022 तक इन 200 तालाबों के ऊपर भी हमारा
काम पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा इस वर्ष के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है कि इसके जो हमने 18 तालाब में जो पॉल्यूटेड एंड ओवरफ्लोइंग, जो जैसे मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का है प्राथमिकता है कि जो पॉल्यूटेड एंड ओवरफ्लोइंग जो तालाब है वो प्रथम प्राथमिकता है। तो 18 तालाबों में भी से 9 तालाब हमारे उसी प्राथमिकता में है, 200 तालाबों में से 70 तालाब हैं उसी प्राथमिकता में है। बाकी जो हमारे 1890 तालाब बच गए हैं, कुल हमारे पास आज के दिन में पूरे हरियाणा में 18,121 तालाबों में से 19,969 तालाब ऐसे हैं जो प्रदूषित हैं और ओवरफ्लोइंग हैं। तो जो हमने 70 और जो 9 हम ठीक कर रहे हैं, उसके अलावा 1890 ऐसे तालाब जो बच जाते हैं उनको हमने 3 सालों में उसको हमने योजना बनाई है ठीक करने के लिए। और 21-22 में हमने 683 तालाब हैं जिसको हम इस वर्ष में हम ठीक करेंगे। उसके लिए जो बजट का उसमें करनाल का, क्योंकि अपने करनाल से हम लोग सब अपने बंधु जुड़े हुए हैं, तो उनको जानकर हर्ष होगा कि जो 200 तालाब हैं उसमें से जैसे मैंने बताया कि 18 तालाब में से 4 तालाब करनाल जिले के ही अंतर्गत हैं, जो लगभग 3 उसमें से पूर्ण हो चुके हैं। 200 तालाबों में से भी 18 तालाब करनाल के हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 4 पॉल्यूटेड एंड ओवरफ्लोइंग हैं और 14 पॉल्यूटेड बट नॉट ओवरफ्लोइंग हैं। जी वर्मा जी, 682 जो तालाब हैं जी, उसमें से 40 जो हैं सो सिर्फ करनाल के ही हैं। जी वर्मा जी, मैं आप अगला जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए वर्मा जी ने संकेत दिया कि कम से कम 200 तालाबों पर आने वाले वर्ष में, आने वाले वित्तीय वर्ष में काम होगा और वित्तीय वर्ष का समापन होते होते उस काम को भी संपन्न कर लिया जाएगा। उससे अगले साल 600 से अधिक हरियाणा के तालाबों के विकास और संरक्षण का काम ये प्राधिकरण करने वाला है। प्राधिकरण की जो ड्यूटीज हैं प्रभाकर वर्मा जी, अगर उनको थोड़ा सा साधारण आदमी की भाषा में बताना हो, इलैबोरेट करके, तो क्या क्या हैं? तालाबों का विकास करना, इसके अलावा क्या क्या काम आप करने के लिए अधिकृत हैं? आपकी अथॉरिटी की पावर्स क्या क्या हैं, क्या क्या कर सकते हैं? मैं इसमें बताना चाहूंगा कि तालाब के क्षेत्र में जी, वो जो है प्राधिकरण का जो तालाब का जो भी क्षेत्र है, सजना के हिसाब से जो भी क्षेत्रफल है जी, उस क्षेत्रफल के अंतर्गत कोई भी गतिविधि बिना प्राधिकरण के अनुमति से नहीं की जा सकती जी। किसी तरह का स्ट्रक्चर, किसी तरह का भवन का निर्माण बिना प्राधिकरण की अनुमति से नहीं की जा सकती जी। बिल्कुल, यदि ऐसा होगा तो प्राधिकरण को ऐसे अधिकार दिए गए हैं, प्रशासनिक अधिकार, उस पर कानूनी कार्रवाई कोर्ट के द्वारा नियमानुसार करने के लिए प्राधिकरण अधिकृत है जी। एक श्रोता कॉल कर रहे हैं, उनको सुन लेते हैं इस बीच में। शुभम कर... हेलो जी जी, मैं सुब्बी राणा बोल रहा जी कुंदर पे। जी बताएं। आपका प्रोग्राम देख रहा था जी मैं फेसबुक पे। अच्छा जी। ये हमारे गांव में जोड़ तो खुद ना गिरे जी। अच्छा, पर जोन से इनकी साइड में मट्टी लाई है जी, लोग तो इन पे गुस्से पत्थर लग गए जी। अरे बेटे उधर फिर जगह ही रहेगी नहीं जी। साइड में मट्टी लाई मतलब जिसको वर्मा जी कह रहे हैं कि हम वो बना रहे हैं ढलान। हाँ जी, हाँ जी। तो उस ढलान वाले क्षेत्र पे लोगों ने बिटोड़े लगाने शुरू कर दिए, गुस्से पाथरने शुरू कर दिए। बिटोड़े जी उठा तो थोड़े दिन में कूप भी बंद करेंगे जितना गेहूं का सीजन आ जाएगा जी। अच्छा वर्मा जी, ये थोड़ा सा सवाल हरियाणवी सी में पूछ लिया, आप भावना समझ पाए हैं क्या कॉलर की? समझ में हम भी यहाँ से करीब मैंने जो मैं पिछले कार्यकाल में भी मेरा हरियाणा मेरा क्षेत्र था जी, और तब से अभी तक हूँ, इसलिए भाषा ठीक है बोलने में दिक्कत होती है जी, लेकिन भाषा भाव पूरा समझ में आया है जी वर्मा जी। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये सब सामान्य मैंने हमारी समस्याएं हैं। जैसे पहले भी हमने कहा था कि लोगों की जो गतिविधियां हैं वो तालाब, हम जैसे गोंदर का ही मैंने जैसे उदाहरण दिया, अन्य स्थानों पर भी ऐसे उदाहरण हैं कि हम तो ढलान बना देते हैं और उसमें तुरंत उसके ऊपर में गोबर के उपले बनने शुरू हो जाते हैं। लगाइए भाई जी। तो हमारी उस चिंता का विषय है, हमारा उस पर हमारा ध्यान है और जो भी उसके लिए कार्रवाई हो सकती है
उसको हम खाली कराएंगे। उसकी मैं इसी के साथ में जो अपने जो भाई हैं उनको मैंने कहना चाहूंगा कि और बाकी जो अपने श्रोतागण हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इसमें थोड़ी भूमिका हमारे जो गांव के जो सजग लोग हैं, सजग प्रहरी जिसको हम बोल सकते हैं, उनकी भी भूमिका हम अपेक्षा करते हैं। सरकार तो जो काम कर सकती है वो हम कर रहे हैं, उसके लिए जो धन उपलब्ध कराना है, जो तकनीकी उपलब्ध कराना, हम पूरी क्षमता से निष्ठा से कर रहे हैं। लेकिन जन भागीदारी के बिना कोई भी काम हम उसको अस्थायी रूप से संरक्षित नहीं रख सकते। इसके लिए गांव के अपने जो राणा बंधु जी हैं उनके जैसे लोग, कुछ लोग अपने गांव में ग्रुप बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, जो इस काम में प्राधिकरण को और सरकार को भी मदद करें, जिसमें अवैध कब्जा रुक जाए, कूड़ा कचरा डालना बंद हो जाए। इस काम में हमें वो सहयोग करेंगे, हम उसके लिए उनको स्वागत करते हैं। वर्मा जी, मैं कानून पढ़ रहा था और उस कानून में एक प्रोविजन ये भी है कि प्राधिकरण राज्य स्तर पर काम करेगा और प्राधिकरण के अंतर्गत जिला समितियां भी बनेंगी और जिला समितियों के अलावा ग्राम स्तर पर विलेज लेवल मॉनिटरिंग कमेटीज के बनाने का प्रावधान भी है, जो अपने अपने गांव के तालाबों की संभाल का काम करेंगी। तो मेरी ये जानने में रुचि है निश्चित रूप से कि जब से आपने कार्यभार संभाला है, अथॉरिटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, इस दौरान क्या राज्य में जिला स्तरीय जो कमेटियां हैं और ग्राम स्तरीय कमेटियां हैं उनके गठन की दिशा में हमने कोई कदम बढ़ाया है या अभी वो काम शुरू होना है? आपने सही प्रश्न, आपने चिंता बताई है जी। सरकार ने इसके लिए पूर्व में ही प्राधिकरण के गठन के तुरंत ही डिस्ट्रिक्ट जिले स्तर पर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई हुई है, जिसके अध्यक्ष हैं अपने आदरणीय मंत्री होते हैं उस क्षेत्र के या सांसद होते हैं। हेलो जी, एक क्षण रुकिएगा वर्मा जी, मुझे लगता है श्रोता को कनेक्ट कर दिया है शुभम ने। हेलो, नमस्कार सर। नमस्ते। मंत्री जी का सर, मैं डॉक्टर श्याम सुंदर बोल रहा हूँ जी। वर्मा जी, मैं डॉक्टर श्याम सुंदर बोल रहा हूँ चोचड़ा देवी। चोचड़ा से श्याम सुंदर जी बोल रहे हैं, बताएं श्याम सुंदर जी। श्याम सुंदर जी, सर मैं ये कहना चाहूँ कि मेरे गांव में 6-7 तालाब है जी। हेलो, बोलिए, आपकी आवाज। हाँ, और सभी ओवरफ्लो हैं जी, सारे के सारे। पानी को निकलने के लिए कहीं जगह नहीं। अगर आप मेरे गांव में प्रवेश करना चाहोगे पैदल, तो सर्दी आके आपकी पैंट तो खराब हो गई। तो कहीं से भी आ जाओ, आप किसी भी रास्ते आ जाओ जी। तो सर मैं ये चाहूंगा भाई, वर्मा जी हैं लाइन पे, साथ में सुन रहे हैं भाई, वो इस बात का कोई समाधान क्या नहीं है? आपके गांव के 5-6 तालाब वो ओवरफ्लोइंग हैं, ये आपने समस्या बताई। और क्या मैं एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछ लूं फिर? गांव में क्या स्कूल है ना, आप प्रिंसिपल साहब से बात करो। स्कूल में अगर आप जाओगे तो आपने पैंट ऊपर उठा के, मतलब बड़े आराम से चलना पड़ेगा भाई, पैंट दस जाएगी नहीं तो स्कूल में बढ़ते आने। डॉक्टर श्याम सुंदर जी, बहुत धन्यवाद, आपने चोचड़ा का ये प्रश्न, ये समस्या उठाई, मुझे खुशी हुई और मैं स्वयं जल्द आपके गांव में आऊंगा और संभव हो सका तो मैं और वर्मा जी दोनों इकट्ठे आएंगे। धन्यवाद। वर्मा जी की टिप्पणी में लेता हूं, आप फोन काटेंगे तो आपको उत्तर सुनेगा। ओके सर, ओके। डॉक्टर श्याम सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका प्रश्न सुन लिया है और उसके बारे में मुझे ये मैंने आपको बताना है कि चूंकि 200 तालाबों में सिर्फ 18 तालाब ऐसे हैं जो करनाल जिले के हैं और उसमें से 4 पॉल्यूटेड एंड ओवरफ्लोइंग आपके 4 के हैं। उसमें शायद वो आपका गांव शामिल नहीं हो पाया होगा, लेकिन मैं आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है और आपको भी हर्ष होगा कि हमारा इस वर्ष का जो मैंने योजना है, कार्य योजना 21 और 22 का जी, उसमें 682 जो हमने जो पॉल्यूटेड एंड ओवरफ्लोइंग ही कौन लिए, जिसमें करनाल के ही 40 तालाब हैं जो पॉल्यूटेड एंड ओवरफ्लोइंग है। ये अवश्य रूप से जो आपके गांव के जो सारे तालाब हैं
वो उसमें ही अंतर्गत में शामिल हो गए होंगे। जैसे डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी ने आपको आश्वस्त किया है, जल्दी हम आपसे संपर्क करके हम आपके गांव में भी आएंगे और उसको हम आपको कंफर्म करेंगे कि हमारे 682 में अंतर्गत में आए हैं। थैंक यू। हाँ, स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी। थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलिए, फौजियों की आवाज तो और ऊंची होनी चाहिए जी। ये वर्मा जी का मैं प्रोग्राम काफी टाइम से सुन रहा था, कि मेरे को भी पॉइंट याद आ गया था। हाँ कहिए वर्मा जी, ओम प्रकाश जी, वर्मा जी सुनेंगे। अच्छा सर, ये एक पेपर में आउट हुआ था 21 अक्टूबर 2018 हरियाणा दादर में। पंच सरपंचों पर अब गांव के मोहसित लोगों का पहरा, इसके अधीन ये है जी। तो इसमें उन्होंने लिखा था कि अब जो है गांव के मोहसित आदमी, एक्समैन, एक्स मास्टर और जो भी एनीथिंग है काम में एक्स है, उनकी कमेटी बनाई जाएगी और वो बड़ी पर निगरानी रखेंगे। लेकिन आज तक हमें तो किसी ने पूछा नहीं। अच्छा चलिए, धन्यवाद आपका। रेडियो पे सुनूंगा आपकी बात जी क्वेश्चन का। ओम प्रकाश जी एक मिनट रुकिए, फोन मत काटिएगा। आपसे मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि आपके गांव डाचर के जो जोहड़ हैं, उनमें से किसी जोहड़ की के कारण कोई ऐसा जोहड़ तो नहीं जो ओवरफ्लो कर रहा हो, भर गया ऊपर न तिर गया हो, जो ऊपर जिसके ऊपर पानी निकल लिया हो? नहीं, मैं सारी बात समझता हूँ आपकी और सुन दे रहा हूँ। जो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ओवरफ्लो ना हो, सारे ओवरफ्लोइंग है। सारे ओवरफ्लो है, खासकर जिसके लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट भी दी है। और इतिहास में है जोड़, पहले जोड़ है जब आपके गांव से जब डाक्टर में प्रवेश करोगे तो बाई तरफ है मंदिर की है, गुरुद्वारा है जी। या अगर टूर पे आओ तो वर्मा जी के साथ तो आप खुद ही चेक कर लो और हम इसकी कंप्लेंट क्या करें, उसका कोई रास्ता नहीं। ये वो उन्होंने 200 मीटर की मेरे बंद ही है दौड़ को होल्ड करने के लिए। ठीक ओम प्रकाश जी, धन्यवाद आपका। और ये जो क्वेश्चन मैं किया सर, इसके लिए भी पूछना गवर्नमेंट क्या कर रही है। चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर देता हूं। आप फोन काटेंगे तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। वर्मा जी से भी उनकी टिप्पणी लूंगा। जी थैंक यू। देखिए, जो गांव के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर गांव के मौजूद लोगों की निगरानी वाली बात आपने कही है और आप किसी अखबार की कतरन की बात कर रहे हैं, उस पर तत्काल जिसे कहते हैं ना तुरंत फुरत टिप्पणी करना, उस कटिंग को क्लिपिंग को देखे बिना तो उचित नहीं होगा। मैं आपसे कहूंगा कि वो क्लिपिंग अगर आपके पास कहीं पड़ी हो, आपने संभाल कर रखी हो, तो वह मेरे द्वारा भेज दियो व्हाट्सएप पे। और वो असल में क्या मसला था उसने देख के और फिर अपा अगले किसी प्रोग्राम में उस बारे में बात कर लेंगे। लेकिन जहां तक तालाब की आपने बात की, डाचर का तालाब मुझे पक्के से तो याद नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी का जो दौरा हुआ था कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थों के उद्धार के दृष्टिगत, उसमें डाचर को जो ग्रांट दी गई थी उसमें उस तालाब के निर्माण का काम जरूर समाहित होगा। इसको भी मैं चेक करवा लूंगा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से। वर्मा जी, मेरा प्रश्न एक जेनेरिक प्रश्न है। इसके बाद चोचड़ा से जो बात हुई थी अभी कि भाई सारे तालाब ओवरफ्लोइंग हैं, हमारे धर्मपाल जी ने भी कहा कि सारे तालाब ओवरफ्लो कर रहे हैं। असंध विधानसभा क्षेत्र के नीलोखेड़ी के अधिकांश गांवों में सब तालाबों की ऐसी ही स्थिति है। इस पर मैं आपकी टिप्पणी लूं। वर्मा जी हम वापस लौटते, मैं प्रश्न पूरा करूंगा और प्रश्न ये है कि अधिकांश गांवों के अधिकांश तालाब ओवरफ्लो कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी कुछ जोहड़ों और तालाबों की हालत ऐसी है जैसी चोचड़ा के डॉक्टर श्याम सुंदर ने बताई कि स्कूल में जाना है तो पेंट उठाए बिना आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि तालाब का या जोहड़ का पानी वो सड़क पर आ गया। ऐसे जहां पर केसेस हैं, उन मामलों में क्या अथॉरिटी तात्कालिक रूप से कोई काम, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप कर सकती है और करती है? बिल्कुल करती है।
ऐसे कई उदाहरण हैं कि यदि वहां के अपने गांव के अपने किसी भी सजग ग्रामीण के द्वारा कोई भी शिकायत हमारे पास पहुंचती है, जो तत्कालिक उपाय हो सकते हैं कि उसको तुरंत उस पानी को पंप के द्वारा किसी पंचायत के किसी भूमि में उसको हटा के, जिससे कि वो पानी सड़क से और घरों में घुसने की समस्या कम से कम हो जाए। यदि बहुत ही अधिक समस्या होगी तो हम उसको अपने जो योजना में है, हम जो चूंकि अभी इस साल और अगले 2 साल के अंतर्गत हम सभी अपने श्रोता बंधुओं को आश्वस्त करेंगे अपनी सरकार की ओर से कि उसके बाद में अगले 2 या 3 वर्षों के अंतर्गत के बाद कोई भी तालाब ओवरफ्लो नहीं होगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, इस कार्यक्रम में आप आए हैं और आज श्याम सुंदर जी ने समस्या बता भी दी, तो चोचड़ा का जरूर आप नोट कर लें और इसमें अगर इमीडिएट इंटरिम इंटरवेंशन हो सके तो वो जरूर करें। जी कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है सर। जी मोहित राणा जी गोंदर से कह रहे हैं कि सर ढोबट अभी भी है, कितना बचा हुआ है अगर कॉल करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। मोहित जी हेलो हेलो। राम राम चौहान साहब। राम राम, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी बोलिए। सुखदेव प्रजापति, गांव तारागढ़, जिला कैथल से। सुखदेव प्रजापति जी हमारा एक 5 पॉइंट बना हुआ है जी गाँव। अच्छा, तारागढ़ से, गांव तारागढ़ से जी। हाँ तारागढ़ वालों आपको, और एक अपने 5 पॉइंट बना था जी, तो हाँ जी, हाँ चलिए अपनी बात पूरी करिए। सर ये इसकी निकासी सर एक बार भी नहीं हुई है पानी की, और उसमें एक बार पिछले साल गाय डूब के मर गई थी और अब की बार फिर हादसा हुआ जी। नहीं, निकासी का मतलब क्या है? तालाब तो पानी के संग्रहण के लिए होता है, पानी कहाँ भेजना चाहते हो आप? उस गांव से बाहर निकालने की समस्या तो सॉल्व होनी चाहिए ना जी सांसद। अच्छा चलिए वर्मा जी की टिप्पणी लेते हैं। धन्यवाद आपका। ठीक है सर, ठीक। कैथल जिले के तारागढ़ गांव से ये थे सुखदेव जी, और वर्मा जी राजेंद्र राणा जी हैं, ये पत्रकार भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कतलाहेड़ी गांव है गोंदर के निकट ही करनाल जिले में, और कतलाहेड़ी गांव में ये कहते हैं कि कतलाहेड़ी गांव में बरसाती ड्रेन का पुल बनना था, लेकिन लगभग 4 महीने हो गए, विभाग का कोई अता पता नहीं। बरसाती ड्रेन का पुल, मुझे नहीं लगता कि वो तालाब अथॉरिटी के क्षेत्राधिकार तालाब प्राधिकरण में अपने बंधु को मैं स्पष्ट कहूंगा, ये अपने सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है। उससे संबंधित अधिकारी जो आपके क्षेत्र में है उनको तुरंत लिखित रूप से शिकायत करें और उस पर वो संबंधित विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। ये प्राधिकरण के अंतर्गत में विषय पुल का नहीं आता है। जी हेलो हेलो जी, है बच रहे, थोड़ा ही है जी, ज्यादा नहीं रहे अब जी। अच्छा। नामो निशान है जी। पानी है उसमें अभी? हाँ और हाँ पानी है जी अभी। अगर मैं ये पूछूं कि उसका कितना एरिया बचा? खुदाई हुई है हाल ही में क्या? कभी उसकी सफाई हुई है? नहीं खुदाई हुई सर अभी। अच्छा, आधा एकड़ से कम, आधा एकड़ से कम बचा है कि ज्यादा? ज्यादा होगा बस आधा एकड़ से सर। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे आप वर्मा जी से? और तालाब प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं वर्मा जी। जी जैसे अपने तालाबों की खुदाई होने लग रही, अपने तालाब की भी यहाँ जो अमली है, इनकी खुदाई होने के बाद जो पानी एक तरीक तो होगा सर, इसमें जगह कम पड़ जाएगी सर ये तो, क्योंकि जो साइडों में वो मिट्टी लगा रहे हैं ना सर, हाँ उसे जोड़ों की चौड़ाई कम हो जाएगी सर। हाँ तो जैसे पानी भी कम आएगा, फिर ज्यादा और फ्लो ही होगा बाद में जी, वे 1-2 साल ही के अंदर ही और फ्लो हो जाएगा सर। चलिए धन्यवाद, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। वर्मा जी से इस पर उत्तर मैं लूंगा। शुक्रिया आपका। ओम प्रकाश जादौन जी, राजेंद्र राणा जी, देवी राम जी, बेहमनिया, राधे श्याम जी, हांडी खेड़ा सिरसा वाले, थैंक यू सर जी शुक्रिया। आप फोन काटेंगे तो मैं उत्तर लेता हूँ, वर्मा जी से पूछता हूँ। मोहित राणा ने वर्मा जी जो बात बताई। हेलो हाँ कौन बोल रहे हैं?
हाँ सुन रहा हूँ। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। राजेंद्र बोल रहे हैं रांची से। राजेंद्र जी कहाँ से? हेलो, बोलो राजेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे डाचर हैं? से बोल रहा हूँ जी। आप चौचड़े की बात कर रहे थे। हाँ डाचर वालों, तुम भी क्या ले डाचर से बोल रहा हूँ जी मैं। हाँ, कौन रोक के तुमने बोलना था, बोलो। आप अभी चौचड़े की बात कर रहे थे ना आप, पानी की निकासी के बारे में। तो जो बाकड़ रोड पे मैं कई बार जाता हूँ, बैठे का काम है मेरा, वहां पे बहुत ढूंगा सारद है। डाचर में भी, बाकड़ में भी, पंगाड़ में भी ऐसा है जी। एक बार साफ चीज मेरी बात कराइए एक बार। सुन रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हो, जरा खोल के विस्तार से समझाओ। आप बताओ, सुन रहे हैं वर्मा जी आपकी बात। हम ये कह रहे हैं जी, अगर पानी की निकासी वर्मा जी कह रहे हैं ना, तो पानी की निकासी तो हो नहीं रही जी सर जी कहीं भी। अच्छा, मतलब मैं भट्टे में जाता हूँ, बाकड़ को जाता हूँ चौसड़े से होकर, तो वहां भी पानी एक एक गुड्डा है। और डाचर में भी पानी की निकासी की प्रबंध नहीं है। जहाँ पर निकासी के प्रबंध है वहां नाले बंद कर रखे, तो सरकार क्या कर रही है सर? चलिए शुक्रिया। आपके सवाल पर उत्तर लेता हूं। आप फोन काटेंगे तो उत्तर सुनेगा आपको। फोन काटिएगा और फिर रेडियो पर जवाब सुनिएगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। राजेंद्र जी डाचर से हैं और उनके सवाल के उत्तर से उल्टी दिशा में चलेंगे, फिर मोहित तक लौट कर आएंगे। ये कह रहे हैं कि डाचर, बाकड़ और चोचड़ा की बात हो ही गई, यहाँ पर भी सड़कों पर तालाब का पानी ओवरफ्लो हो रहा है और निकासी नहीं है। कैसे इमीडिएट इंटरवीन करेंगे वर्मा जी? सभी मैंने जो भी विषय अभी आए हैं उन सभी का एक साथ मैं उत्तर देना कोशिश करता हूं। जी वर्मा जी। जहां पर जो सिंचाई की बात आई है, तो ये जब से प्राधिकरण बना है और प्राधिकरण के अंतर्गत जितने तालाब बन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनकी जो कल्पना है कि जितने भी तालाब बनेंगे उस सच सभी तालाबों में निकासी की व्यवस्था होगी। जो हमारे 12 मानदंड है उसमें से एक मानदंड ये भी है कि हर तालाब में जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था तय होनी है। दूसरा महत्वपूर्ण है कि हर तालाब में मछली पालन की व्यवस्था होगी। पशुओं के जो भी गंदे पानी आ रहे हैं उस तालाब में हम उसको ट्रीट करके, जो वेटलैंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रीट करके ही उस तालाब में इस स्तर पर लाएंगे कि मवेशियों के पीने और स्नान करने के उपयोग में उस स्तर का जो नेशनल, जो राष्ट्रीय मापदंड है, वो मानदंडों के अनुसार उसका पानी के क्वालिटी का स्तर हो जो मवेशियों के पीने और नहाने के योग्य हो जाए। तीसरा उसकी उपयोगिता है जो अपना माइक्रो इरिगेशन की व्यवस्था है। अब हम जो भी तालाब हम कर रहे हैं उसमें ये दोनों विषय उसमें समाहित हैं। कोई भी तालाब बिना इरिगेशन के माइक्रो इरिगेशन के और इनलेट आउटलेट के नहीं बन रहे हैं। जो समस्या अभी बताई उन्होंने कि वो जो 5 पॉइंट के बारे में उन्होंने बताया, ये प्राधिकरण के को गठित होने के पूर्व की सारी योजनाएं हैं। वहां पर आइसोलेशन में ये बने थे जिसमें इरिगेशन इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं हो पाया था। अब हम उसको, जैसे ये हमारा जो मुख्य काम शुरू होगा तो उसको भी हम धीरे धीरे हम उसमें सिंचाई की व्यवस्था, माइक्रो इरिगेशन कैसे हो सके उसकी भी हम योजना करेंगे। सरकार सबके बारे में चिंता कर रही है, लेकिन हम धीरे धीरे ही हम आगे की कार्य योजना पर हम लागू कर पाएंगे। हेलो, दूसरा एक और मैं जोड़ना चाहूंगा, जहां तक उन्होंने कहा है राणा जी ने कि गहर मैंने पानी फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, स्लोप है। मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि तालाब जो बनाते हैं तो गाद के कारण उसकी गहराई बहुत कम हो जाती है, छिछला हो जाता है वो, इसलिए थोड़ा सा भी पानी बारिश के आने से ओवरफ्लो हो जाता है। हम जब तालाब का निर्माण करते हैं तो उसकी हम गहराई भी बढ़ाते हैं और उसकी लंबाई चौड़ाई भी बढ़ाते हैं। तो जो उसकी जो पानी की जो गहराई है वो 8 फीट हम रखते हैं, 2 फीट हम फ्री रखते हैं कि जो एक्स्ट्रा पानी बारिश के दिनों में आएगा वो उस पानी को भी उसमें समाहित कर लेगा वो, जिससे कि ओवरफ्लो की समस्या भविष्य में ना रहे। इसकी चिंता प्राधिकरण अपने डिजाइन में, नक्शे में उसको हम चिंता करके उसको हम समाहित कर रहे हैं। जी वर्मा जी, तो एक क्षण के लिए रुकेंगे। श्रोता कनेक्टेड हैं क्या? शुभम, हेलो। हेलो जी, हेलो सर, मेरा नाम बोल रहा हूँ।
थोड़ा सा ऊंचा बोलें, थोड़ा सा साफ बोलें, नाम बताएं, गांव का नाम बताएं, फिर काम बताएं। जी मेरा नाम विकास है, मैं ब्रास से बोल रहा हूँ सर। ब्रास वाले विकास जी, बताओ क्या कहना चाह रहे हो? सर हमारे सर ये जब दौड़ का जिक्र चला हुआ है, ये अपने दौड़ का हमारे गांव में काफी हमारे कम से कम 4-5 दौड़ है अभी। उनमें से ना एक बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे ये सूरज कुंड है, उसमें सूरज उगता था। अच्छा। जो सूरज, तो वहाँ पे तो खुदाई चल रही है, कंस्ट्रक्शन करा हुआ है। तो सर एक ना हमारे घर के पास एक गंदा नाला है जो गटर वाला, इसका भी कोई प्रबंध होगा सर? नहीं, गंदे नाले का क्या प्रबंधन, क्या गंदे नाले का क्या प्रबंधन चाहते हो आप? मतलब उसका तालाब से क्या संबंध है? ये चाहता हूँ सर, वो पानी है ना जो हमारा जहाँ पे डंगर वगैरह भैंसों को नहलाते हैं ना, उसमें जाता है हमारा ये गटर वाला पानी सारा। और ये सूरजकुंडी है कि दूसरा तालाब है? दूसरा तालाब है, एक तो कुंडी होती है जो सिंपल दी, एक वैसे दोगड़ है दी। जी जी जी। तो उसमें जाता है वो पानी, हमारी दीवार की मिट्टी काट कर जा रहा है सर, उससे हमारी दीवार बैठ रही है, नीचे दब रही है। तो क्योंकि ये जो नाली का मामला है, इसका तो संबंध सीधा अथॉरिटी से नहीं है, ये आपकी ग्राम पंचायत को टेकअप करना चाहिए। उनके नई पंचायत अभी गठित हो जाएगी, उन तक इसको लेकर जाएंगे, नहीं तो अभी जो पंचायतों के प्रशासक हैं वो इसको देखेंगे। विकास जी बहुत धन्यवाद आपका। वर्मा जी, हम आपका जो उत्तर बीच में रुक गया था उसको पूरा कर सकते हैं? मेरा एक प्रश्न और जोड़ लेते हैं उसमें बीच में, कि आपने कहा कि तालाब की जब आप ढलान बना रहे हैं, बाउंड्री बना रहे हैं, और आपने कहा कि वो कच्चा निर्माण है, उस डेवलपमेंट की प्रोसेस में मोहित राणा को ये लगता था कि तालाब का आकार घट जाएगा, वॉल्यूम, उसकी पानी को अपने भीतर समाने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। आपने उत्तर दिया कि कम नहीं होगी, बढ़ेगी। तो अब आपने कहा 8 फीट गहरा उसको खोदेंगे, तो क्या अभी हाल जो तालाब हैं वो उनकी एवरेज गहराई क्या है? अभी जो जितने भी तालाब हैं उसमें, क्योंकि बरसों से उसमें गाद जो है स्टील, उसमें गोबरों के, मिट्टी के, घरों के जो सॉलिड वेस्ट हैं, ऐसे सारे उसमें जमा होते रहे हैं बरसों से जी। तो स्वाभाविक रूप से जो उसकी जो वास्तविक जो गहराई थी वो कम होकर मात्र कभी कहीं पर 3 फीट है, कहीं 4 फीट है जी। इसलिए वो जैसे बारिश होती है, कोई अतिरिक्त पानी आता है, जल प्रवाह आता है, तो पानी फैल के वो, क्योंकि वो समेट नहीं पाता है, क्योंकि गहराई कम हो गई है। अभी हमने जितने भी पॉन्ड, हमने 18 पॉन्ड जो हमने ठीक किए हैं जी, जो ठीक लगभग हो गए हैं, हमने उस सब की वर्तमान जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसको लगभग हमने 80%, 70% हमने, जनरल एक परसेप्शन, एक धारणा अपने लोगों के बीच में बन गई है जी। उसमें मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि ये तालाब का, हमें स्विमिंग पूल नहीं बनाना है। पानी को स्वच्छ रखने के लिए पानी के में रहने वाले जीव जंतु की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जीव जंतु जीवित तभी रह सकेंगे जब उनका संपर्क जमीन और पेड़ पौधों से होगा जी। ऐसे हम रिटेनिंग वाल, पक्का दीवार बना देते हैं, जैसे बहुत जगह बना भी हुआ है, ऐसे बहुत सारे कुंड हैं जो तीर्थ से जुड़े हुए हैं। हम आप देखते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद वो उसका पानी किसी भी उपयोग में नहीं आ पाता है जी। और इतनी गंदगी हो जाती है कि हम वहां पर तो उपयोग तो करना तो दूर, हम आसपास जाना भी पसंद नहीं करते। तो पॉन्ड अथॉरिटी ने इस बातों को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य रूप से रिटेनिंग वाल और स्टेन पिचिंग पर हमने प्रतिबंध लगाया हुआ जी। जहां पर अति आवश्यकता है, जहां पर सड़क का किनारा है, कहीं पर जमीन धंसने की आवश्यकता है, वहां पर हम रिटेनिंग वाल लागू करते हैं। स्लोप हम इतना देते हैं 1:5 या 1:8 कि पानी का जो जमीन का जो मिट्टी का बहाव कभी नहीं होता, और चूंकि उस पर पेड़ पौधे घास लग जाते हैं तो उसके कारण से जो जीव जंतु हैं वो उस पे से जीवित रहते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं जो जल में रहते हैं, ब्रीडिंग करने के लिए वो जमीन पर ही आते हैं। ये शायद मैंने अपने ग्रामीण बंधुओं को, बहुत लोगों को शायद जानकारी भी नहीं होगी, इसलिए कारण से उस पर जोर देते हैं
और हमें ये फेस भी करना पड़ता है। कई गाँवों में के लोग गाँवों के रहता है कि भाई आप इसको ऐसे करो जी, हम उनको समझाते हैं धीरे धीरे। जितने धनौरी में है, केवरक में है, पादा है, सरका है, सभी जगह के तालाब हमने अर्थेन कम्पैक्ट ढलान ही बनाए हैं और सभी जगह पेड़ पौधे लग गए हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं। और जो नेटिव वहां के स्थानीय पेड़ पौधे लगने के बाद पक्षियां भी उस पर बास करने लगती हैं जी। तो पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण भी शुद्ध हो जाता है, घूमने का माहौल बनता है। और डायरेक्ट रूप से जो गांव के लोग हैं, जितने भी हमारे तालाब, जैसे मैंने नाम बताए, जो हमने टहलने के लिए हम फुटपाथ भी बनाते हैं जी। तालाब के किनारे हम पहले ग्रीन बेल्ट बनाते हैं, जैसे कि बफर एरिया बोलते हैं। उसके पास यदि जगह है तो हम 4 फीट 6 फीट चौड़ा हम पक्का का कंक्रीट ब्लॉक के हम फुटपाथ भी बनाते हैं, जिससे गांव के भाई बहने, पुरुष, बच्चे वो सुबह शाम सैर भी करते हैं, जिसके कारण से उनको स्वास्थ्य को लाभ होता ही है, एक सामाजिक एक अपना जुड़ाव भी बढ़ता है। जी वर्मा जी, कार्यक्रम का समय, क्योंकि वो हम आप जो निर्धारित समय से तो हमारी गाड़ी 18 मिनट 20 मिनट आगे निकल ही गई है, लेकिन 3-4 मिनट हमारे पास अब शेष बचे हैं। एक प्रश्न मैं चलते चलते आपसे लेना चाहता हूं। हम लगातार रेडियो ग्रामोदय के माध्यम से, मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से प्राधिकरण के काम को लोगों तक आगे भी ले जाते रहेंगे। समय समय पर आपसे इंटरेक्शन होती रहेगी, लोगों की भावनाएं आप तक और सरकार की नीतियां लोगों तक इस तरीके से जाती रहेंगी। लेकिन आज के इस सत्र का, आज के इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल मेरी अपनी क्यूरियोसिटी में से पैदा हुआ है। माइक्रो इरिगेशन की आपने बात की, आपने कहा कि पानी की निकासी की हम व्यवस्था भी करेंगे, माने तालाब से भी बाहर अगर तालाब ओवरफ्लो रहा है तो उसको कहीं पानी को ले जाया जाए, और पानी को ले जाएंगे तो पानी को आपको ट्रीट करना पड़ेगा और ट्रीट करके आपको कहीं उसको कृषि योग्य बनाना होगा। ये भी आपके मैंडेट में है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिन तालाबों पर आपने काम किया है अब तक वर्मा जी, उनमें से किसी में जो पानी है उसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की व्यवस्था भी की है क्या? बहुत संक्षेप में आपको बताना पड़ेगा, हमारे पास कुल मिलाकर 2-2.5 मिनट का समय है। जी वर्मा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने अभी जो, जैसा भी हमने बताया कि हमारा जो तेपला है, साहा ब्लॉक में, अम्बाला ब्लॉक में, जिले में तेपला है, गांव है जी, वहाँ का तालाब बिल्कुल रेडी है। वहाँ का जो दूषित पानी है उसको हमने कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड टेक्नोलॉजी से ट्रीट करके उसको इस योग्य पानी को हम तालाब में लाते हैं, उस तालाब का पानी को सिंचाई की व्यवस्था भी हो गई है। अच्छा, दूसरा मैं इसी में थोड़ा जोड़ना चाहूंगा कि जो शिकायत पर जो हम अभी मैनुअली हम देते हैं हमारे जो ग्रामीण बंधु हैं, अब हम जल्दी ही 1-2 महीने के अंदर प्राधिकरण उस पर काम करना शुरू कर दिया है। एक ग्रीवांस रिड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल भी हम 2 महीने के अंदर लॉन्च कर देंगे, जो जिससे कि ऑनलाइन ही वो उस पर शिकायत दर्ज कर पाएंगे। एक अंतिम थोड़ा सा मैं कुछ सेकंड लूंगा जी। मैं अपने ग्रामीण बंधुओं जो सुन रहे हैं, मैं उनसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा है, सरकार तो खर्च कर रही है, सारी चीजें हम कर रहे हैं, कि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, जो तालाब हम ठीक कर रहे हैं उसका संरक्षण रख रखाव यदि ग्रामीण स्वयं नहीं करेंगे, तब तक हमको इसको अस्थायी रूप से व्यवस्था बनाए रखना, उसको सुरक्षित रखना में हमें मुश्किल होगी। मैं सभी अपने ग्रामीण बंधुओं से आह्वान करता हूं, अपने सरकार की ओर से और प्राधिकरण की ओर से, कि हमें सहयोग दें कि हम जो तालाब ठीक करते जा रहे हैं उसमें पुनः कूड़ा करकट, गोबर उसमें कृपा करके आज से संकल्प लें, न खुद फेंकेंगे न फेंकने देंगे। जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। दोस्तों, वेकअप करनाल के आज के अंक को हम यहीं संपन्न करेंगे।